हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आप अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिएगा, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज जो है हम कंप्लीट चर्चा करेंगे CGTET 2019 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी टॉप 30 क्वेश्चन का। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो सेशन, जिसमें जो है सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है जो है आप इसके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आंसर जानने का प्रयास करते हैं। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेशन क्यों किया गया है? अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका स्कूलिंग का जो जो पाठ्यक्रम रहता है उसमें खेल कूद को विशेष महत्व दिया गया है ना। हर एक स्कूल में एक स्कूल फिजिकल ट्रेनर या फिजिकल इंस्ट्रक्टर का एक पोस्ट रखा जाता है। तो उसको आप लोग देखे होंगे कि खेल कूद को सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो उसको महत्व देने का कारण क्या है, ये पूछता है। तो पहला नंबर आपका ऑप्शन बोलता है कि इससे समय की बर्बादी होती है। तो ये तो निगेटिव सेंस में क्वेश्चन आंसर जा रहा है, तो पहला का ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है। दूसरा, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना। अकादमिक कार्यों का बहुत सारा समय ले लेता है स्पोर्ट्स, इसलिए उसको क्या विद्यालय में शामिल किया गया है ना। या फिर तीसरा ऑप्शन बोलता है कि पुस्तक अथवा विश्राम, तनाव मुक्ति के लिए समय देना। मतलब पुस्तक से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई से ऊब जाते हैं, तो पढ़ाई से ऊब जाने के कारण क्या किया जाता है, बच्चों को थोड़ा आराम या विश्राम देने के लिए खेलकूद को शामिल किया गया है। या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी बोलता है व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। मतलब व्यक्ति विशेष के यदि आपको समन्वित विकास करना है तो उसके लिए क्या है, खेलकूद हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो भाई इसको हमारे विद्यालय का जो एकेडमिक जो आपका कैलेंडर होता है ना, उसमें शेड्यूल किया जाता है। और हर एक विद्यालय में जो आपका विद्यालय का आखिरी जो पीरियड होता है उसमें क्या किया जाता है, खेल कूद से संबंधित स्पोर्ट्स इवेंट को रखा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है आस पड़ोस, दूसरा कहता है परिवार, और तीसरा ऑप्शन कहता है खेल का मैदान, और चौथा ऑप्शन कहता है विद्यालय। तो यदि हम बात करें तो 12 वर्षीय बालक का मतलब हो वो एक प्रकार के बाल्यावस्था में है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में भी वो पड़ाव पे है ना। जस्ट 1 साल बाद वो क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में प्रवेश कर जाएगा। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का जो स्टेज है उस दौरान क्या होता है, बालक जो है विशेष रूप से अपने दोस्त यार और खेल के मैदान से उनका विशेष रूप से लगाव रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि 12 वर्षीय बालक जो होता है ना, उसका विशेष रूप से लगाव जो है दोस्त मित्रता है ना, इन संगति वगैरह में ज़्यादा पड़ा रहता है, दोस्ती यारी में। और वो ज़्यादातर समय अपना क्या करता है, खेलने कूदने में बिताता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर, कि 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सोशल डेवलपमेंट उसका करना है। तो सोशल डेवलपमेंट करने के लिए उसका सबसे बढ़िया जगह कौन सा हो जाएगा, खेल का मैदान। जहाँ पे वह रह करके क्या करेगा, अपना सामाजिक विकास अच्छे से कर पाएगा, मित्रता के साथ अपना शारीरिक विकास कर पाएगा, संगठित हो पाएगा, अपना ग्रुप बनाएगा, अपना निर्णय लेने की क्षमता, उनकी तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सब का क्या होगा, वृद्धि और विकास होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बाल्यावस्था मतलब थोड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाला है ना। तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा रहता है? अब आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया होगा बच्चों को कि बाल्यावस्था में क्या होता है, व्यक्तित्व कैसा रहता है। तो पहला बोलता है अंतर्मुखी, दूसरा कहता है बहिर्मुखी, तीसरा बोलता है उभयमुखी, और चौथा बोलता है उपरोक्त सभी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट है ना, और ये आपका कॉमन हो जाएगा सी वाला। और चौथा आपका डी ऑप्शन बोलता है उपरोक्त सभी। यदि हम बात करें तो बाल्यावस्था से आप विशेष रूप से परिचित है ना। बाल्यावस्था आपका क्या होता है भाई, बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो है बालक में क्या होता है, ज़्यादातर वो जो है अपने आसपास समाज सोसाइटी में ज़्यादा संलग्न रहता है, इन्वॉल्व रहता है। उसको घर के कार्यों से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता। ज़्यादातर वो घूमने, दोस्ती यारी करने में, मैदान में, ज़्यादातर खेल कूद में अपना समय बिताता है। तो इस दौरान वो क्या होता है, अपने सामाजिक लोगों से, अपने सामाजिक मित्रता बनाने में वो आगे रहता है। तो मित्र बनाने में अव्वल रहता है। तो इस प्रकार वो क्या रहता है, एक प्रकार का बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रभाव दिखाई देता है बच्चों में, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। यदि हम बात करें अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी बालक क्या होता है, जो स्वयं में अपने आप में मगन रहेगा। उसको उसके जो है लक्षण जो है बाहर में दिखाई नहीं देते। उनकी स्वभाव, उनकी आदतें, ये सब क्या होंगी, दबी हुई अवस्था में होती है। तो वो होता है अंतर्मुखी, मतलब ज़्यादा सामाजिक रूप से इससे जुड़ाव नहीं रहता, वो अपने आप में ही मस्त रहता है। इसके अलावा दूसरा होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो बालक होता है वो क्या होता है, ज़्यादातर वो जो है
बाहर में खेलते हुए नजर आएगा, दूसरे लोगों से घुलना मिलना उठना बैठना वह सब चलते रहता है बहिर्मुखी बालक का। एक होता है उभयमुखी। उभयमुखी क्या होता है, इसमें दोनों का विकास, इसको विकासोन्मुखी भी बोला जाता है। इनमें दोनों का गुण पाया जाता है। ये उभयमुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है ना। आपका जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उभयमुखी। तो उभयमुखी बालक भी आपके होते हैं, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के जिस हिसाब से क्वेश्चन किया गया है कि बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है, तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व किस प्रकार होता है, तो ये आपका बहिर्मुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक विद्यार्थी जो अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे, है ना। तो एक अर्धवार्षिक परीक्षा में आपने जो लिया हुआ है उसमें जो है आपकी कक्षा का ही एक विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो आप उसको कैसे, उसकी मदद किस प्रकार करेंगे, उनकी समस्या का समाधान आप क्या किस प्रकार कर पाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो कृपांक प्रदान करेंगे, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि पुनः परीक्षा का आयोजन करेंगे। तीसरा ऑप्शन कहता है कि कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन कराएंगे बच्चे को। और चौथा ऑप्शन बोलता है आपका पालकों को व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर, मतलब ट्यूशन की बात किया जा रहा है यहाँ पे, इनडायरेक्टली तरीके से ट्यूशन की व्यवस्था करवाने की बात की जा रही है। कि आप बोलोगे कि आपके बच्चे का जो है पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, आप इसको क्या करिए, अलग से ट्यूशन करवाइए, है ना। तो यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन तो कुछ खास इसमें प्रभाव छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि कृपांक प्रदान करना मतलब ग्रेस प्रदान करना है, और ग्रेस प्रदान करेंगे तो बच्चा क्या हो गया, अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन तो आपको कहीं से भी सटीक बैठ नहीं रहा है। पुनः परीक्षा का आयोजन करेंगे तो भैया कितने लोगों के लिए, कितने बार आप पुनः परीक्षा का आयोजन करेंगे भी बच्चे के लिए, है ना। कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करा करके, ये आंसर जो है बिल्कुल सही जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या है, कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का सी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है भाई, जब कोई बच्चा जो है परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो भाई आप कोशिश ये करेंगे ना कि उनके पास कौन कौन सी ऐसी समस्या है, क्या ऐसी समस्या रही होगी जिसके कारण बच्चा जो है इस प्रकार जो है विषय में बार बार अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, उनकी जो अवधारणाएं, जो कठिन अवधारणाएं हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, जान करके क्या कराएंगे, उसको पुनः उसको अध्यापन कराएंगे। और अध्यापन करा के ये प्रयास करेंगे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार के द्वारा कि बच्चा जो है क्या करे, उस विषय में अपनी मजबूत पकड़ बना ले, और उसके लिए आप लगातार निरंतर प्रयास करेंगे, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा, है ना, मोटिवेट करने की बात की जा रही है। तो अनुशासन द्वारा, तो अनुशासन स्थापित करके क्या जो है, एक शिक्षक जो है अपने बालकों को अनुशासन स्थापित करके अभिप्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, प्रश्न पूछ करके, या फिर जिज्ञासा जगा करके, या फिर कहानी लेखन के द्वारा। यदि हम बात करें तो इसमें आपका अनुशासन तो कोई खास प्रभाव डालेगा नहीं। तो अनुशासन से तो कहीं भी तरीके से नहीं लग रहा है कि वो आपका क्या कर पाएगा, उसको अभी प्रेरित करेगा कि हाँ बच्चा उत्सुक रहे, नए नए चीज़ों को जानने सीखने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा जगा सके। प्रश्न पूछ करके भी कुछ खास किया नहीं जा सकता, है ना। तो हाँ, जिज्ञासा जगा करके हम बात बोल सकते हैं कि जिज्ञासा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में जिज्ञासा जगा करके बच्चों को क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ या किसी विषय के प्रति हम जिज्ञासा जगाएंगे, और उसके माध्यम से उसको सीखने के लिए क्या करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे, मतलब मोटिवेट करेंगे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और जो है आपका फोर्थ, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, और सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि जिज्ञासा जगाएंगे तो बच्चा क्या होगा, नया नया चीज़ जानने का प्रयास करेगा, और उनके अंदर में क्या आएंगी, नई चीज़ों को जानने की इच्छा जागृत होगी, और इसी इच्छा जागृत होने के कारण बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होकर के क्या करेगा, सीखने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपका, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है। तो आप एक टीचर हो और आप अपने विद्यार्थियों में क्या करते हो, अच्छी आदतों का विकास करना चाहते हो, तो आप उसके अंदर किस प्रकार से अच्छी आदतों का विकास कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कहता है कि पाठ्य से आगामी क्रियाओं के द्वारा, दूसरा कहता है एक आदर्श के रूप में, तीसरा कहता है कि पुरस्कार और दंड द्वारा, और चौथा कहता है कि सभी के सभी जो आपके ऊपर दिए गए सभी कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, अच्छी आदत यदि किसी बच्चों में डालना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि आप उनके साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करो। मतलब पढ़ाई के अलावा जो दूसरी गतिविधियाँ होती हैं ना, उसमें भी बच्चों को बराबर क्या दिया जाए, समर्थन दिया जाए। तो इससे क्या होता है, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास होगा, और वो क्या होंगे, सक्रिय रूप से भागीदारी लेंगे,
और इससे क्या होगा, विद्यार्थी का अधिगम की प्रक्रिया जो है आसान हो जाएगी। इसके अलावा आदर्श के रूप में, हाँ, एक आप आइडियल के रूप में शिक्षक के रूप में उनके साथ रहो। आदर्श के रूप में दिए रोल मॉडल बन करके आप बच्चों के बीच में रहोगे तो आपके द्वारा जो किए जा रहे कार्य उनमें आपको समर्थन देंगे, और समर्थन देने के साथ साथ आपके जो है बिहेवियर का, आपके व्यवहार का अनुसरण करेंगे, तो आपसे सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है विद्यार्थियों में अच्छी आदत डालने का। इसके अलावा पुरस्कार और दंड भी प्रदान करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जब हम पुरस्कार प्रदान करते हैं तो वो पुनर्बलन के माध्यम से क्या होते हैं, नए अच्छे तरीके से सीखते हैं ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन क्या है, एकदम सकारात्मक दिशा की ओर जो है इंगित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो यदि आपने एनसीएफ पढ़ा होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना, तो उसमें ये कहा गया है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए भाई। तो शिक्षक क्या होना चाहिए, एक अनुज्ञात्मक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो अनुज्ञात्मक जैसा कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं गया है ना, प्रामाणिक नहीं बोला गया, हाँ सरल जरूर होना चाहिए। शिक्षक को क्या होना चाहिए, सरल। तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, सरल, ताकि बच्चा जो है क्या कर सके, शिक्षक के साथ आसानी से अपने व्यवहारात्मक रूप से जुड़ाव प्रदर्शित कर सके। शिक्षक और बच्चे के बीच की जो दूरी होती है ना, दूरी जो है कम हो जाए। और दूरी कम होने से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ आपस में मिल करके क्या करेंगे, अधिगम को बहुत ही आसान बनाएंगे। और जब मिल करके काम करेंगे तो क्या होंगे, कोई भी प्रक्रिया बहुत ही आसान होगी और मज़ेदार होगी। तो इस प्रकार शिक्षक को यहाँ पे एनसीएफ 2005 में परामर्शदाता, है ना, आपका प्रबंधक, मूल्यांकनकर्ता और प्रवर्तक, ये सभी के सभी रूपों में कार्य करने के वाला व्यक्ति बताया गया है। तो एक गाइड, एक मार्गदर्शक, है ना, एक फैसिलिटेटर के माध्यम से एक सरल तरीके से शिक्षक का यहाँ पे प्रारूप को बताया गया है एनसीएफ 2005 में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों की अभाव की अवस्था में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जब मूर्त चीज़ों के लिए बोल दिया गया, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है हमारी, जीन पियाजे ने आपको पता होगा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इनके पियाजे के अनुसार ये पहली अवस्था होती है ना। इसके बाद ये आपका दूसरी अवस्था है, और ये आपकी तीसरी, और ये क्या है, आपकी चौथी अवस्था। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है, तो उसी में उन्होंने क्या बताया था कि मूर्त चीज़ों के बारे में, मतलब ठोस वस्तुओं के बारे में बच्चा जो है अपनी अवधारणाएं कब बना लेता है स्थायी तौर पे, तो वो बना लेता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान क्या करता है बच्चा, जो है किसी भी संख्या, क्षेत्र, आयतन और अभिविन्यास जैसे चीज़ों में क्या करता है, संरक्षण की क्षमता प्राप्त कर लेता है ना। और विद्यालय से जब वो बालक जो है विद्यालय जाना प्रारंभ करता है ना, तो वस्तु, घटना और अपने आसपास की चीज़ों में क्या करता है, समानता, एक समान कौन कौन सी चीज़ें हैं, भिन्न भिन्न कौन सी चीज़ें हैं, ये सब में क्या कर लेता है, स्थायी तौर पे एक अपने दिमाग में क्या कर लेता है, छवि बनाना शुरू कर देता है। तो मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, मूर्त संक्रियाओं को बढ़ चढ़ करके बढ़ावा मिलता है, और मूर्त संक्रियाओं के माध्यम से क्या करता है, बच्चा जो है सीखता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बालक में मानसिक मंदता की वजह हो सकती है। मानसिक मंदता क्यों आती है बालकों में, है ना। मानसिक मंदता क्या है, एक प्रकार का आपका, ये भी आपका क्या है, अधिगम अक्षमता का एक लक्षण है ना। तो अधिगम अक्षमता में इसको गिना जाता है। तो मानसिक मंदता का कारण क्या हो सकता है, तो मानसिक मंदता का कारण आपका क्या क्या हो सकता है, तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील का कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारे चारों के चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि मानसिक मंदता के कोई एक कारण नहीं होता। बच्चा जो है क्या होता है, जब 18 वर्ष से पहले की अवस्था में ही आईक्यू लेवल क्या होता है, सामान्य बच्चों से नीचे हो जाता है ना, तो उसी को हम मानसिक मंदता कहते हैं। इस दौरान बच्चों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, उनको छोटे छोटे चीज़ों को समझाने में बहुत दिक्कत आता है ना। बच्चे कोई चीज़ को समझ नहीं पाते, समायोजन नहीं बिठा पाते, सामान्य बच्चों से उसका व्यवहार बहुत ही अलग होता है ना। छोटे छोटे बातों को समझाने में उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। बच्चे जो हैं समायोजित नहीं हो पाते कक्षा में, और इस प्रकार वो धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होते जाते हैं। तो मानसिक मंदता का मुख्य कारण क्या हो सकता है,
एक तो गर्भाधान के समय मतलब जब गर्भ में बच्चे का भ्रूण का निर्माण होता है उस समय समस्या उत्पन्न होती है, या तो माँ के गर्भ में कुछ प्रॉब्लम आती है खान पान से रहन सहन से संबंधित या अनुवांशिक जो कारण होते हैं उसके कारण जो है मानसिक मंदता आ सकती है, या तो जन्म के बाद क्या होता है कभी कभी बच्चा किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो दुर्घटना के शिकार होने के कारण भी क्या आती है मानसिक मंदता हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी के सभी विकल्प क्या हो जाएंगे सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण नहीं है। तो समस्यात्मक बालक आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा। समस्यात्मक बालक क्या होता है, वे बालक होता है जो हमेशा क्या करेगा, शिक्षा से जुड़ाव नहीं रहता, उसका आत्मनियंत्रित नहीं होता, वे हमेशा समस्यात्मक बालक हमारे सामने क्या करता है, हमेशा तरह तरह की समस्या खड़े करेगा, जैसे किसी को मारना पीटना, किसी से ज़बरदस्ती झगड़ा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, है ना, ये सब क्या है नकारात्मक गुण समस्यात्मक बालक के अंदर होता है। तो यही चीज़ इसमें पूछा जा रहा है कि समस्यात्मक बालक के अंतर्गत कौन सा गुण नहीं आएगा। तो चोरी करना तो बिल्कुल आएगा, है ना, क्रोध प्रकट करना ये भी आएगा, सामाजिक रूप से समायोजित तो नहीं हो सकता, कुसमायोजित कह सकते हैं ना, झूठ बोलना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ने पूछा था निगेटिव नहीं कौन सा नहीं होगा करके, तो समस्यात्मक बालक से संबंधित गुण कौन सा नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि चोरी करना तो बिल्कुल उनके रग रग में रहता है, चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, मारपीट करना, झूठ बोलना, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये सभी उसके सामान्य गुण हैं। पर समायोजित होना, सामाजिक रूप से समायोजित नहीं होता, वो कुसमायोजित होता है। कुसमायोजित मतलब विलोम शब्द है इसका, तो सामाजिक रूप से क्या होता है वो कुसमायोजित होगा। कुसमायोजित होगा मतलब सबसे लड़ना भिड़ना झगड़े करना, किसी के साथ उसके सामाजिक संबंध अच्छे भी नहीं होते। तो इस प्रकार ये सामाजिक जो है समस्यात्मक बालक का गुण नहीं हो सकता। और यही भी पूछा है कि समस्यात्मक बालक से संबंधित गुण कौन सा नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा सामाजिक रूप से समायोजित होना ही आपका समस्यात्मक बालक का गुण नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है ना। तो अधिगम अक्षमता मतलब वही है कि बच्चे को क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है एक प्रकार का, बच्चा सीखने पढ़ने लिखने, है ना, और गणितीय जो है जोड़ घटाव गुणा भाग में क्या होता है बहुत सारी समस्याएं आती है, मनोवैज्ञानिक रूप से विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता को सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और जब प्रॉपरली काम नहीं करेगा भाई, तो उसको समझने सीखने, है ना, उसके अलावा किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में क्या होगी बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं सरल भाषा में अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे आप लोगों ने डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, है ना, डिसमॉर्फिया, है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उनमें क्या होता है बच्चों, कोई बच्चा लेखन से संबंधित समस्या आती है, किसी को पढ़ने से संबंधित समस्या आती है, किसी को कैलकुलेशन से संबंधित समस्या आती है। तो ये सब क्या है हमारी अधिगम अक्षमता है। तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है यही पूछा जा रहा है। तो मूल कारण क्या हो सकता है, तो पहला ऑप्शन कहता है वंशानुगत कारण होता है, दूसरा बोलता है शारीरिक कारण होता है, तीसरा वातावरण संबंधी कारण हो सकता है, और चौथा इसमें उपरोक्त सभी कहता है ना। यदि हम बात करें तो यहाँ पे चारों के चारों कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके माता पिता में ये क्या होते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम रहता है, और जेनेटिक प्रॉब्लम उनके बच्चों में भी दिखाई देता है शारीरिक मानसिक शारीरिक रूप से, है ना। तो उसके कारण अधिगम क्षमता आ जाती है। शारीरिक कारण से भी आ सकता है, शरीर में कुछ टूट फूट है या फिर कहीं पे कोई बीमारी है या फिर कोई रोग से ग्रसित है, तो बच्चे में शारीरिक अक्षमता ऑटोमेटिक आ जाएगी। वातावरण से संबंधित मतलब उनको वातावरण में यदि सकारात्मक माहौल नहीं मिल पा रहा है तो बच्चा क्या होगा, उससे कारण भी मानसिक शारीरिक अक्षमता का शिकार हो जाता है बच्चा जो है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं, और तीनों के तीनों ऑप्शन सही होने के कारण ऑप्शन डी का हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में बालकों के अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि एवं बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है। तो आपका बालकों का अभिवृद्धि एवं विकास में जो अभिवृद्धि शब्द है ना, ये अभिवृद्धि शब्द कौन सी चीज़ को बताता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में और बताया था 2017 वाला में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था पुराने पेपर को, तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ना, उसके बीच में बहुत सारी आपको क्या होती है विभिन्नताएँ होती है, दोनों में बहुत सारे मतभेद होते हैं। जो अभिवृद्धि होता है इसको हम ग्रोथ कहते हैं, और जो विकास होता है वो आपका डेवलपमेंट होता है। अभिवृद्धि क्या होता है, एक नियत समय तक चलता है उसके बाद रुक जाता है। जैसे शारीरिक विकास आपका क्या होगा, एक 20-22 साल की उम्र तक आपका वजन बढ़ता है, हाइट बढ़ता है ना, उसके बाद विकास रुक जाता है। बल्कि जो अभिवृद्धि रुक जाती है ग्रोथ, लेकिन विकास क्या होता है, विकास निरंतर चलते रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के चलने वाली प्रक्रिया है।
है ना। ग्रोथ का जो है रेट होता है वो क्या होता है, धीमा होता है, बल्कि विकास की दर जो है, ग्रोथ जो है आपका फास्ट होता है लेकिन जल्दी समाप्त हो जाता है, बल्कि विकास जो है धीमा चलेगा लेकिन आजीवन चलते रहता है, लाइफ टाइम चलता है ना। और विकास जो है आपका क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है, उसको मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, दोनों किया जा सकता है। पर आपका वृद्धि जो होता है, ग्रोथ केवल शारीरिक होता है, उसको मापा जा सकता है, पर गुणात्मक रूप से उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो अभिवृद्धि शब्द है ना, वो आपका शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से शारीरिक विकास को बताता है। बल्कि जो विकास जो है ना, विकास जो है आपका क्या बताता है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, चारित्रिक और संवेगात्मक विकास को भी व्याख्या करता है। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है। तो समस्या केंद्रित व्यू रचना कौन सी है, तो पहला है प्रोजेक्ट या प्रयोजना, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है खोज और चौथा बोलता है उपरोक्त सभी। तो यदि हम बात करें तो प्रयोजन या प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चों के समस्या जो है, समस्या समाधान के तरीके उत्पन्न किए जाते हैं और बच्चे को समस्या क्या किया जाता है, किसी एक विषय पर प्रोजेक्ट बनाने का अवसर दिया जाता है ताकि बच्चे उस पर खुलकर सक्रिय रूप से कार्य कर सके और अपने सहपाठी समूह के माध्यम से, पीयर ग्रुप्स के माध्यम से क्या कर सके, सीख सके। तो यहाँ पे परियोजना क्या करता है, समस्या समाधान की योग्यता बच्चों में जागृत करता है। इसके अलावा अन्वेषण मतलब आप नए नए खोज कर रहे हो, नए नए आपके ठीक है शिक्षार्थी जो है शोध कर रहे हैं, तो शोध या खोज के माध्यम से वैज्ञानिक चिंतन का विकास होता है। तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार का समस्या समाधान करने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है अन्वेषण। इसके अलावा खोज के माध्यम से क्या होता है, बच्चा जो है नई तरीके से किसी विषय के बारे में अपने खुद का विकास करता है, चिंतन क्षमता का। और इसके अलावा समालोचनात्मक चिंतन करेगा, सृजनशीलता आती है बच्चों में, खुलकर जो है अपने अपने थॉट्स को सामने रखने का अवसर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों आपके जो विषय दिए गए, ये सब के सब समस्या केंद्रित है। और समस्या केंद्रित जो है होने के कारण ये तीनों हमारे क्या होते हैं, एक अधिगम का बढ़िया तरीका होता है, अधिगम की शानदार विधियाँ हैं और तीनों के तीनों हमारे क्या है, बहुत ही बच्चों के वातावरण के अनुकूल है, बच्चों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा आप लोग भी मेरे साथ साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है। शिक्षक की भूमिका के संबंध में मतलब शिक्षक के बारे में सबसे बढ़िया कथन कौन सा कहा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट पढ़िएगा, शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए। ये तो एक तरफा हो गया यार शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए और शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो कोरोना थोड़ी हुआ है भाई कि दूरी बना कर रखेंगे, है नहीं। तो ये तो ऑप्शन डी तो ऐसे भी चला गया आपका, है ना। निगेटिव ऑप्शन को आपको रिमूव कर देना है। शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए। तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता शिक्षक के लिए, तो सभी विद्यार्थी क्या होते हैं, एक समान। समालोचनात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सी ही क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर। शिक्षक का क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को एनसीएफ 2005 में साफ साफ कहा गया है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, सुविधा प्रदाता होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, है ना, और सूत्रधार होना चाहिए और मित्र के समान होना चाहिए, ताकि बच्चों की नियमित गतिविधि में शामिल हो सके और बच्चों की तरह व्यवहार कर करके क्या करे, उनके साथ सीखने को बढ़ावा दे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है आपका, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है ना। एक नवजात बच्चा जो है, जो 0 से 2 वर्ष तक का आयु का बच्चा होता है, वो क्या करता है, जैसे उसकी मम्मी उसको छूने का प्रयास करती है तो बच्चा मुस्कुरा के क्या करता है, उसका स्वागत करता है। तो इस प्रकार से मुस्कुरा करके उसके स्वागत करने की जो प्रक्रिया है वो किसका उदाहरण है बोलता है क्वेश्चन जो है। तो पहला ऑप्शन बोलता है संज्ञानात्मक विकास का, दूसरा जैविक विकास का, तीसरा सामाजिक और संवेगात्मक विकास को दिखाता है और चौथा बोलता है विश्लेषणात्मक विकास को दिखाता है। तो यदि हम बात करें कि जब क्या होता है, कोई बच्चा जो है, नवजात बच्चा जो है अपने माँ के स्पर्श करने पर मुस्कुरा रहा है, मतलब वो क्या करता है, अपने सामाजिक संवेगात्मक विकास को दिखाता है कि सामाजिक और संवेगात्मक रूप से उसका जुड़ाव जो है अपने माता के साथ या मम्मी के साथ हो चुका है और इस कारण ने क्या है, एक सामाजिक संवेगात्मक विकास की प्रक्रिया को दिखाता हुआ नजर आता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियाँ उस स्तर से कम हैं जिसके वे योग्य है, तो उसे हम कह सकते हैं, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है कि एक बालक जो है 18 साल का बालक है और शिक्षण उपलब्धि उसके 18 साल की उम्र के अन्य बच्चों के समान होना चाहिए, पर 18 साल का बालक होने के कारण
18 साल का बालक तो है, 18 साल की उम्र का भी है और 10वीं कक्षा में 11वीं 12वीं कक्षा में अध्ययन अध्यापन भी कर रहा है, पर उसकी योग्यता क्या है? 18 साल के बच्चों के समान ना होकर के वो जो है 8 साल का 10 साल के बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है, उनकी तरह उसका हाव भाव है, उनकी तरह उनका चाल ढाल है, उनकी तरह वो सोच रहा है, उनकी तरह कार्य कर पा रहा है, छोटे बच्चों की तरह, है ना। तो फिर वो क्या होगा, किस प्रकार का बालक होगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन पहला कहता है कि वो प्रतिभाशाली बालक होगा, या तो वो पिछड़ा बालक होगा, या अपराधी बालक होगा, या तो विकलांग बालक होगा, है ना। तो यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, पिछड़े बालक की श्रेणी में आ जाएगा ना भाई। उनका उम्र जो है क्या है, देखो उम्र उनका हो गया है 18 वर्ष का, और व्यवहार कैसे कर रहा है, उम्र है 18 वर्ष का और व्यवहार कैसे दिखा रहा है, 12 वर्ष के बच्चे की तरह। तो वो क्या हो गया, पिछड़े बालक की श्रेणी में आ जाएगा, है ना। तो पिछड़े बालक बैकवर्ड चिल्ड्रन में आ जाएगा। पिछड़े बालक क्या होते हैं, तो पिछड़े बालक जो है ऐसे बालक या बालिकाएं होती है जो किसी भी चीज़ को आसानी से समझ नहीं पाते, बार बार उनको छोटे छोटे चीज़ों को समझाना पड़ता है। उनकी जो बुद्धि लब्धि है, सामान्य तौर पे क्या होता है, बुद्धि लब्धि 70 से नीचे, आईक्यू लेवल जो है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है उनका 70 से कम रहता है, और 70 से कम होने के कारण क्या होते हैं, वे अपने कक्षा स्तर के अनुसार बैठेंगे, पढ़ाई तो करेंगे 10वीं कक्षा में, पर उनकी जो बुद्धि लब्धि का स्तर जो होगा, सोचने समझने की क्षमता होगी, वो जो है 7वीं क्लास 6वीं क्लास के बच्चे के समान रहेगा। तो ऐसे बालक हमारे किस में आते हैं, पिछड़े बालक में, है ना। इसके अलावा आपका प्रतिभाशाली बालक होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन, है ना। ये क्या होते हैं, आपके 120 से ऊपर क्या होता है, इनका बुद्धि लब्धि होता है। ये क्या होते हैं, विशेष रूप से आपके प्रवीण बालक होते हैं, जिनको बोलने समझने तर्क करने की शक्ति उच्च होती है ना। हर एक खेल गतिविधि में क्या होते हैं, आगे होते हैं, अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा अपराधी बालक जो बचपन से क्या करते हैं, गलत संगति विसंगति में पड़ने के कारण चोर डकैती, है ना, मारपीट झगड़ा, ये सब आपके टीचर के साथ उनका वाद विवाद चलते रहता है, ऐसे बालक अपराधी बालक होते हैं। विकलांग बालक क्या होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षमता जिनमें होती है, ऐसे बालक क्या होते हैं, आपके विकलांग बालकों की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्ताव में कब आई? तो एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ, नवीन एनसीएफ कब प्रस्ताव में आया? तो ये आपका आया था 2005 में, एनसीएफ 2005। इससे हर साल एक नए क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अनिवार्य रूप से। तो एनसीएफ 2005 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, है ना। एनसीएफ 2005 हमारा क्या हुआ था, ये जो है नवीनतम हमारा पाठ्यचर्या की रूपरेखा है जो 2005 में प्रस्ताव में आई थी। यदि हम बात करें अब तक के जो एनसीएफ का इतिहास देखें तो सबसे पहले एनसीएफ एनसीएफ जो है 1975 में सबसे पहले एनसीएफ जो है प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जो है पाठ्यक्रम के विभिन्न चरणों के बारे में भी पाठ्य चरणों को जो स्कूली पाठ्यक्रम है ना, उसको अलग अलग चरण में विकसित करने का बात किया गया था। इसके बाद एनसीएफ दो है आपका 1988 लाया गया। 1988 में यहाँ कहा गया कि जो खेल है, खेल गतिविधियों को क्या किया जाए, हमारे विषय सूची में शामिल किया जाए। इसमें एनसीएफ के द्वारा अनुशंसा दिया गया एनसीएफ 1988 में। इसके बाद अगला जो एनसीएफ आया आपका जो है नेक्स्ट जो 1988 के बाद एनसीएफ 2005, है ना, एनसीएफ 2005 आया। तो एनसीएफ 2005 में ये कहा गया कि इसके माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने के लिए अनुभवों को शामिल किया जाए, बच्चों के अनुभव को विषय विषय सूची में शामिल किया जाए, और इसके अलावा विस्तृत पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसमें चरणबद्ध तरीके से क्या किया जाए, बच्चों को खुल करके अपने अवसरों को प्रदान किया जाए, और बच्चों के अनुकूल जो है बाल केंद्रित शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान किया जाए, और शिक्षा को बोझ न बनाया जाए। तो इसके लिए ठीक है, आपका कक्षा 10वीं तक के बोर्ड परीक्षा को समाप्त करने का भी यहाँ पे एक प्रकार का प्रावधान भी इसमें किया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब यदि हम बात करें 11 वर्ष की उम्र में, मतलब आपका बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो बाल्यावस्था का कौन सा लक्षण नहीं है बोला जा रहा है ना। तो हम यदि बात करें बाल्यावस्था के बारे में, तो पहला ऑप्शन कहता है कि समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है बच्चा जो है, ये 11 वर्ष का बालक है ना, उसकी विशेषता नहीं है बोला गया। दूसरा, इसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है ना। तो यदि हम बात करें तो 11 वर्ष के बालक में ये आप सब गुण देखते ही हैं। समूह में खेलने के लिए तो अग्रसर रहेगा क्योंकि बाल्यावस्था है, तो मित्र मंडली जो है उनको मित्र मंडली विशेष रूप से उसका स्थान रहता है, उनमें मित्रों के बीच अपना स्थान बनाने के लिए वो क्या करता है, जद्दोजहद करते रहता है।
उनमें नेतृत्व गुणों का विकास होता है। नेतृत्व क्षमता प्रबल रूप से देखी जाती है। रामलीला का मंचन करना है, छोटे छोटे नाटक का पात्र का एक्टिंग करना है, अपना स्थान बनाने के लिए लड़ते रहता है और नेतृत्व की क्षमता प्रबलतर से दिखाई देती है। इसके अलावा आपका जो है उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ता है, तो वो हमेशा क्या करेगा, ग्रुप के अनुसार चलेगा, ग्रुप के अनुसार नियमों में बंधा रहता है, जकड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार 11 वर्षीय बच्चे में तो तीनों के तीनों गुण दिखाई देंगे, ए बी और डी। पर सी नंबर का जो गुण होता है ना, ये आपका क्या है, इनमें दिखाई नहीं देता। मतलब अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करना, ये आपका दिखाई नहीं देता। और यहाँ पे यही पूछा था कि नहीं दिखाई देता है ना, नहीं बोला गया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि वो अजनबियों के विरुद्ध किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन प्रकट नहीं करता है ना इस अवस्था में, 11 वर्ष की आयु में। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदी तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो प्रोग्राम का प्रयोग किया जा सकता है ना। तो यदि बालक में क्या है, अधिगम क्षमता का संबंध जो है संवेदी और गामक तंत्र में आए दोष से है, तो उस समय उस बच्चे के लिए कौन सा प्रोग्राम प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिएगा, ये जो आपका 19 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, पहला ऑप्शन बोलता है विटमेर का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम, दूसरा बोलता है द प्रोग्रेसिव जनरल डायग्नोस्टिक रेमेडियल अप्रोच, आपका थर्ड ऑप्शन बोलता है स्ट्रॉस लेटिनेन क्रिकसैंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम, और आपका फोर्थ ऑप्शन बोलता है इनमें से कोई नहीं। यदि हम बात करें 19 नंबर का, तो 19 नंबर में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या कहता है, द प्रोग्रेसिव जनरल डायग्नोस्टिक रेमेडियल अप्रोच। द प्रोग्रेसिव जनरल डायग्नोस्टिक रेमेडियल अप्रोच के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका अधिगमक क्षमता संबंधी जो दोष है ना, उनका हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम संवेदीगतात्मक प्रणाली की अक्षमता जितने भी बच्चों में रहती है, उनका कारण क्या है, उनका दोष क्यों उत्पन्न हुआ, उन दोषों का पता लगाते हैं और उनका उपचार करने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जा सकती है। तो ऐसे बच्चे जिनको सुनने से संबंधित समस्या है, सुन नहीं पाते बच्चे या बोल नहीं पाते, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें कौन से उपकरण का प्रयुक्त करना चाहिए। तो पहला बोलता है यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा यंत्र है यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि क्या होता है आपका, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होता है ना, दृष्टिबाधित छात्र, ठीक है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होता है ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल ने बताया था, इसके बारे में मैं कल की कक्षा में आपको डिस्कस किया था। यंत्र का कुछ प्रयोग होता नहीं है। सांकेतिक भाषा आपका क्या हो जाएगा सही। तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका साइन लैंग्वेज होता है ना, उसमें हाव भाव, हस्ताकृति, अलग अलग हाथों के हेर फेर के माध्यम से, चेहरों के हाव भाव के माध्यम से, शरीर की गतिविधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ही आसानी से पढ़ाई करवा सकते हैं। तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो जाएगा आपका, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज सबसे बढ़िया तरीका होगा जिससे हम बच्चों को बेहद ही आसानी से किसी भी विषय का अध्यापन करा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है। तो विलियम किलपैट्रिक को आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये जॉन डेवी के क्या थे, बोल सकते हो स्टूडेंट थे। जॉन डेवी ने क्या किया था, सबसे पहले प्रोजेक्ट विधि की संकल्पना किया था। प्रोजेक्ट विधि के बारे में बताया था दुनिया को। उनका प्रोजेक्ट विधि का उन्होंने योजना बनाया था प्रोजेक्ट विधि का, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने वाले वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो उनके शिष्य थे विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक ने क्या किया था, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि का क्या किया था, है ना, उद्भव किया था, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। तो प्रोजेक्ट या परियोजना विधि क्या होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चों को क्या किया जाता है, एक समूह में क्या किया जाता है, किसी कार्य को सौंपा जाता है और उस समूह में कार्य करके बच्चे क्या करते हैं, किसी एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। उनमें बच्चों को एक ऐसी समस्या बच्चों के समक्ष रखी जाती है जिसमें वह सभी मिल करके क्या करते हैं, काम करते हैं। और मिल करके काम करने से क्या होता है, बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है ना, आपस में आदान प्रदान होता है ज्ञान का, और उसके साथ साथ बच्चे जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोगी प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो इस प्रकार बच्चे प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी विषय के बारे में, कठिन से कठिन विषय के बारे में समस्याओं को समाधान करते हैं। इसी को क्या कहा गया, प्रोजेक्ट विधि कहा गया। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, विलियम किलपैट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। इस कथन को किसने दिया था। तो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले इस कथन को बोला था आपका बिगी एवं हंट। बिगी एवं हंट नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था किशोरावस्था के बारे में। तो इन्होंने किशोरावस्था के बारे में बोला था कि
यह एक प्रकार का परिवर्तन की अवस्था होती है जिसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। तो शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की चरम जो अवस्था होती है वही आपका क्या है, किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था को हम एक यदि हम अच्छे से अच्छी परिभाषित करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि ये एक परिवर्तनों का क्या होता है, अवसर होता है। मतलब इसमें अत्यधिक क्या होते हैं, परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जाता है। देखो, तनाव है, बेचैनी है, हकला रहा है, मतलब ये संवेगात्मक रूप से कोई ना कोई समस्या है, से पीड़ित है बच्चा जो है ना। संवेगात्मक रूप से जो है बच्चा जो है अस्थिर है। तो संवेगात्मक अस्थिरता को क्या करता है, आपका ये दिखाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों के संवेगों को उनके व्यवहारों के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। तो कोई बच्चा तनाव में दिखाई दे रहा है, कोई बच्चा बेचैन दिखाई दे रहा है, कोई बच्चा हकला रहा है छोटे छोटे बातों पर, तो इसका मतलब ये है कि उनका संवेगात्मक विकास अस्थिर है और सही से ही उसका संवेगात्मक विकास हुआ नहीं है। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है आमतौर पर शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास दोनों जब मिल करके किसी बच्चे का व्यवहार को दिखाते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते थे, संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है। बुद्धि के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, ये क्या है, हमारी एक प्रकार की मानसिक शक्ति होती है। तो वस्तुओं और तथ्यों को क्या करती है, हमें समझाने में, खोजने में, उनके बारे में तर्क करने का क्या देती है, अवसर प्रदान करती है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्या होती है, तो सृजनात्मकता एक विचार और संभावनाओं का क्या है, एक प्रकार के क्षमता प्रदान करती है। सृजनात्मकता में बच्चा जो है कई तरीके से किसी विषय, किसी समस्या के बारे में सोच पाता है और नए नए क्रिएटिव थिंकिंग के माध्यम से अपने आप को क्या करता है, आगे लाता है बच्चा जो है। यही सृजनात्मकता है, नए किसी भी चीज़ के बारे में नए तरीके से सोचना, नए नए विचारों को अपने मनोमस्तिष्क में लाना। इसके अलावा परिपक्वता, परिपक्वता क्या होता है, आपका विकास की अवस्था के संबंधित है, मेच्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी जो है सही आंसर हो जाएगा, संवेग। और संवेग के बारे में मैकडूगल ने बताया था, है ना, 14 मूल संवेग बताया था मैकडूगल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 5 वर्ष की आयु का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट देखकर कहता है घोड़ा, है ना। तो 5 साल का एक बच्चा है, वो चिड़ियाघर में अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गया है और पहली बार जब वो ऊँट को देखता है ना, तो वो क्या कहता है, घोड़ा। तो यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना के में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो यदि आपको पता होगा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो जीन पाजे महोदय जी है, उन्होंने कुछ मुख्य तत्व दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के, और उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण और परिपक्वता। तो इसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि यदि एक बच्चा जो है चिड़ियाघर में, है ना, जाता है और जा करके क्या करता है, ऊँट को देखता है और ऊँट को देख करके घोड़ा कहता है, तो इस समय वो किस प्रकार के संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, ये पूछा जा रहा है। तो यदि हम बात करें तो समावेशीकरण, समावेशीकरण का मतलब होता है वास्तविकता को समझना कि सही क्या है, गलत क्या है, वही समावेशीकरण होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका फर्स्ट का आंसर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, आपका समावेशीकरण। तो बच्चा यहाँ पे क्या करने का प्रयास कर रहा है, समावेशीकरण। बच्चे को यह मालूम नहीं है कि घोड़े के समान कुछ लक्षण जो है ऊँट में भी रहते हैं और ऊँट के समान कुछ लक्षण घोड़ों में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो केवल घोड़े में ही पाया जाता है। तो उन्होंने जब उनको घोड़े के बारे में, जब घर में उनको जो है ऊँट के बारे में बताया गया था, लेकिन ऊँट के साथ साथ उनको घोड़े के बारे में नहीं बताया गया था। तो जैसे उन्होंने ऊँट को देखा, तो ऊँट को देख करके उनको ऐसा लगा कि वो क्या है, घोड़ा है, क्योंकि उनको घोड़े के बारे में तो ज्ञान था, पर ऊँट के कुछ लक्षण जो है घोड़े से अलग होते हैं, पर कुछ लक्षण घोड़े के समान भी होता है, जैसे 4 पैर, है ना। तो 4 पैर को देख करके उनको ऐसा लगा कि ये क्या है, घोड़ा है, पर वास्तव में क्या था, वो ऊँट। तो घोड़े के जो लक्षण है उसको ऊँट के लक्षणों से उन्होंने बाद में क्या किया, अलग समझा। उनको ये समझ में आ गया कि हाँ, घोड़ा अलग होता है और ऊँट अलग होता है, क्योंकि घोड़े से कुछ लक्षण तो समानता होती है, लेकिन ऊँट क्या होते हैं, घोड़े से अलग ही होते हैं, ना। तो उनके आधार पर उन्होंने क्या किया, समावेशीकरण किया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। तो अनुभव के माध्यम से जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो इसे क्या कहा जाता है। तो अनुभव के माध्यम से जब व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग या तो सीखना। ठीक है, अनुभव के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सीखना। और सीखने के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना परिवर्तन दिया है। और सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, जीवन चलते रहती है, जीवन जो है जन्म से लेकर के मरण तक की चलने वाली प्रक्रिया है।
हम हमेशा क्या करते हैं, हम नए नए अनुभव, नए नए गलतियों से क्या करते हैं, हम सीखते हैं, और नए नए गलतियों से सीखने के साथ साथ क्या करते हैं, हमेशा जो है हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, और व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से हम जो है निरंतर रूप से सीखते रहते हैं सही है गलत क्या है उसके। तो हमारे जीवन में बेहद बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और उतार चढ़ाव में आप लोगों ने देखा होगा कि व्यवहार में हमारे बहुत सारे परिवर्तन भी होते रहते हैं, और व्यवहार परिवर्तन होने के कारण हमें नए नए जीवन में अनुभव मिलते रहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। वुडवर्थ जी ने भी बताया था कि सीखना क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है ना। स्किनर ने क्या कहा था कि सीखना क्या होता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या होती है, एक प्रकार की प्रक्रिया। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो क्या होती है, निरंतर चलते रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, प्रथम किंडरगार्टन या किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। तो पहला किंडरगार्टन किसने प्रारंभ किया था, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे क्वेश्चन बार बार इससे पूछे जा रहे हैं। तो पहला किंडरगार्टन चालू करने का श्रेय किसको जाता है, फ्रेडरिक फ्रॉबेल। फ्रॉबेल को जो माना जाता है किंडरगार्टन विधि का जनक। इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन, जोहान पेस्टोलॉजी और डेविड विल्सन, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। तो जर्मन के जो शिक्षाविद थे फ्रेडरिक फ्रॉबेल, है ना, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले किंडरगार्टन का उन्होंने शुरुआत किया था। किंडरगार्टन जो है खेल विधि पर आधारित क्या होता है, एक जो है विधि है, जिसमें क्या किया जाता है, बच्चों को, किंडरगार्टन का मतलब ही क्या होता है, बच्चों का बगीचा, बालवाड़ी बोल सकते हो। ये एक ऐसा जगह होता है किंडरगार्टन जहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों को खुल करके प्रकृति के साथ रहने, खेलने और उनके बीच रह करके सीखने सिखाने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो किंडरगार्टन पालन पोषण से जुड़ा हुआ है, जिसमें बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से क्या करता है, प्रकृति के बीच में खेल कूद करके अपने विकास को क्या करता है, गति प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किंडरगार्टन एक प्रकार के बच्चों का बगीचा है, जहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्ही कलियाँ जो है जा करके खेलते हैं, कूदते हैं, सीखते हैं और क्या करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या है। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या है। नई तालीम जो है हमारे बीएड पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे कि जो नई तालीम है इसको और कई सारे नामों से जाना जाता है। तो यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो बेसिक शिक्षा नई तालीम का जो है कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले क्या किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा 13 अक्टूबर 1937 में लाया गया था। 23 अक्टूबर 1937 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था। और इसी जो है नई तालीम को इन्होंने वर्धा शिक्षा योजना या फिर बुनियादी तालीम या फिर बेसिक शिक्षा इत्यादि के नाम से क्या किया था, इसको सामने रखा था। तो बेसिक शिक्षा या नई तालीम का एक अन्य नाम क्या है पूछा है, तो बेसिक शिक्षा या नई तालीम का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा, वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर 1937 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब इसका मूल उद्देश्य क्या था, सबसे पहला तो वही क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने जब बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा या नई तालीम नाम की शिक्षा का प्रारंभ किया तो इसका मूल उद्देश्य क्या था। तो मूल उद्देश्य यही था कि इसमें क्या हो, आपके देश से लेकर गांव-गांव तक एक पहुंचाने की योजना थी। और इसमें क्या किया जाए, बच्चों को मुख्य रूप से मातृभाषा से जोड़ करके हस्तकला के जो है केंद्रित किया जाए। और हस्तकला के माध्यम से क्या किया जाए, बच्चों को एक जो है योग्य और काबिल नागरिक बनाया जाए, ताकि वे नौकरी के पीछे ना भागे और नौकरी के पीछे ना रह करके अपने हाथ से, अपने हस्त कौशल के माध्यम से क्या करें, अपने भविष्य का निर्माण कर सके और हमारे जो है राष्ट्रीय जो है खादी को बढ़ावा दे, है ना। तो इनका मूल उद्देश्य वही सब था इस विषय के बारे में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, मानसिक विकास का पक्ष कौन सा है। तो मानसिक विकास का पक्ष है, तो मानसिक विकास का कौन सा पक्ष होगा भाई, तो मानसिक विकास का पक्ष आपका संवेग आ जाएगा, मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। बुद्धि मानसिक विकास से जुड़ा है, भाषा हमारा मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, मानसिक विकास के पक्ष में शामिल हो जाएंगे। मानसिक विकास के माध्यम से हम सोचने, समझने, तर्क करने, विचार करने इत्यादि क्षमता का क्या करते हैं, हम विकास करते हैं। और मानसिक विकास वृद्धि और विकास के कारण ये क्या होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के चलने वाली प्रक्रिया के रूप में हम देख सकते हैं, है ना। और जैसे जैसे मानसिक क्षमताओं का विकास होते जाता है वैसे वैसे हमारे अंदर हमारे स्मृति है, तर्क है, सोच है, बुद्धि लब्धि है, इन सब का भी क्या होता है, तेजी से विकास हो पाता है। और मानसिक यदि विकास अच्छा है तो उसी के अनुसार हमारे संवेगात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, क्रोध करना, है ना, प्रेम, घृणा, ये सब व्यवहार भी देखते हैं। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि मानसिक विकास से जुड़ा हुआ जो है हमारा भाषा का विकास है, बुद्धि का विकास है, संवेगात्मक विकास है, ये तीनों के तीनों आपके आपस में रिलेटेड है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है आपका,
प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रयास एवं भूल मतलब आप बार बार प्रयास कर रहे हो, बार बार आपको गलती हो रही है, बार बार भूल हो रहा है, बार बार भूल हो रहा है, तो आप फिर प्रयास कर रहे हो। तो भूल और प्रयास के द्वारा क्या सीखा जा सकता है और क्यों सीखना आवश्यक है? तो भूल एवं प्रयास द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बार बार हमको एक तो मोटिवेशन चाहिए कि हम प्रयास हो रहे हैं तो भूल भी हो रहा है, तो एक मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए, बाधा आनी चाहिए। बार बार बाधा आएगी तो हमसे गलतियाँ होंगी तो फिर से प्रयास करेंगे, तो फिर से नए तरीके से सीखेंगे। निरर्थक प्रतिक्रिया होती रहनी चाहिए, मतलब बिना जो है परिणाम के ही आपको क्या करना है? लगातार इसमें अपना एफर्ट लगाते रहना है। तो बिना परिणाम की हम लगातार एफर्ट लगाते रहेंगे, प्रेरणा हमको मिलती रहेंगी और बाधाएं भी बार बार आएंगी। तो इससे हम क्या हो सकते हैं? अपने प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए ये तीनों आवश्यक तत्वों को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। कि प्रेरणा जो है क्या होता है? किसी भी चीज़ को सीखने और सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब तक हमारे अंदर किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेशन नहीं होगा तो हम उस कार्य को कर नहीं पाएंगे, है ना। उसके अलावा बाधाएं क्या करती है? हमें हिम्मत प्रदान करती है कि यदि बाधाओं से हम लड़ पा रहे हैं समय पर, तो बाधाएं क्या होती है? हमारे लिए एक एनर्जी का काम करती है। इसी प्रकार निरर्थक प्रतिक्रिया मतलब बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को बार बार गलती को दोहरा रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उनमें अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी के सभी तीनों के तीनों आंसर क्या हो जाएंगे? सही। अब देखते हैं आज की इस वीडियो का हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न, आपका इस पे क्या आंसर है? चलो देखिएगा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, 85, आईक्यू लेवल जिसका क्या है? इंटेलिजेंट क्वेश्चंस लेवल 85 है ना। तो वह किस प्रकार के श्रेणी में शामिल होगा? तो उस बच्चे को किस प्रकार की श्रेणी में शामिल किया जाएगा? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टर्मन ने 1916 में क्या किया था? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किया था। और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के आधार पर टर्मन ने क्या किया था? बहुत सारे आईक्यू लेवल के कुछ वर्ग बनाए थे और उसी वर्ग के आधार पर बच्चों को वर्गीकृत किया गया था। और उसी में उन्होंने क्या किया था? आईक्यू लेवल 85 वाले को भी रखा था। तो यदि हम बात करें तो जब टर्मन ने बुद्धि लब्धि आईक्यू का एक टेबल जब चार्ट तैयार किया ना, तो उसमें जो क्या किया था? 25 से कम जिनकी आईक्यू लेवल है ऐसे बच्चों को उन्होंने जड़ बुद्धि वाले बच्चों में शामिल किया था। 25 से 50 वाले को मूढ़ बुद्धि में रखा था, है ना। 50 से 70 वाले को उन्होंने क्या किया था? मूर्ख में डाला था। और 70 से कम वाले को मूर्ख में ही रखा था। इसके अलावा 70 से जो आपके 80 से 90 तक का है ना, उनको मंद या पिछड़े बालक की श्रेणी में डाला गया था, है ना। इसके अलावा 90 से लेकर के 110 तक का है, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। 90 से लेकर 110 तक के जो आईक्यू लेवल वाले बच्चे हैं उनको क्या किया था? सामान्य बच्चों की श्रेणी में डाला गया था। इसके अलावा 110 से लेकर के 120 तक के बच्चे हैं उनको तीव्र बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में रखा था। इसके अलावा 120 से 140 तक का जो है उनको प्रखर बुद्धि वाले बच्चों में श्रेणी में शामिल किया गया था। इस प्रकार 140 से अधिक वाले जो बच्चे थे ना, उसको प्रतिभाशाली वर्ग में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से क्या किया था? टर्मन ने अलग अलग बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल के अनुसार बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। तो उसी में इस क्वेश्चन को उठा के दिया गया है कि उस बच्चे का बुद्धि लब्धि, जिसका बुद्धि लब्धि का मान 85 है, तो उसको हम कौन से श्रेणी में शामिल करेंगे। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 85 है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में क्या होगा? वो बच्चा शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है? 2019 में पूछे गए समस्त जो है क्वेश्चन आंसर का उसका हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों, सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्वेश्चन जो है आपको कहीं पे कोई डाउट लगा हो, कोई मैंने किसी गलत डिस्क्रिप्शन यदि कहीं पे बताया हो, तो आप जो है वहाँ पे कमेंट और कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसका यदि PDF आपको चाहिए तो आप हमारे समीक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको कंप्लीट PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।